मनी असल में एक आइडिया है और इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू वही है जो हम फिक्स करते हैं, लेकिन इसकी वजह से इसकी कोई इंपॉर्टेंस कम नहीं होती। जो मनी आज हम जानते हैं कागज के नोट के रूप में कि यही सब कुछ है, ऐसा शुरू से नहीं था। असल में नोट किस काम आते हैं? ट्रेड के काम। जो चीज हमें चाहिए वो हमें आसानी से नोट देकर मिल जाती है। आसान भाषा में यही काम है नोट का। लेकिन सामान का लेन देन तो सदियों से चला रहा है। जब नोट नहीं थे तब लोग कैसे ट्रेड करते थे? देखिए, आज मनी या करेंसी के बगैर ट्रेड इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन लोगों के बीच ट्रेड पहले स्टार्ट हो गया था। करेंसी का इन्वेंशन बाद में हुआ। जैसे वो कहावत है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो अब बस ट्रेड को ही वो नेसेसिटी समझ सकते हैं जिसकी वजह से करेंसी का इन्वेंशन हुआ था। देखिए, एंशिएंट टाइम्स में करेंसी से पहले लोग आपस में जिस सिस्टम के साथ ट्रेड करते थे उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोला जाता था। बार्टर सिस्टम में लोग गुड्स और सर्विसेज के बदले गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते थे। मतलब अगर एक किसान गेहूं उगाता था तो फसल कटने के बाद उसके पास गेहूं ज्यादा होता था और वह गेहूं देकर किसी से चावल ले सकता था, किसी से टमाटर ले सकता था, किसी से जूते चप्पल ले सकता था, किसी से कपड़े या मिट्टी के बर्तन भी ले सकता था। यानी उस समय करेंसी नहीं थी, लेकिन ट्रेड फिर भी चल रहा था। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये बहुत कम देखने को मिलता था कि जो गुड्स एंड सर्विसेज वो एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं उनको एक दूसरे से उतना ही सामान चाहिए, वो भी सेम टाइम पे। ये बहुत रेयर था। जैसे आपके पास गेहूं है, आपको जूते चाहिए, आप शू मेकर के पास जाते हो और कहते हो मैं तुम्हें गेहूं देता हूं, तुम मुझको जूते दे दो। लेकिन शू मेकर कहता है मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मुझे मछली चाहिए। अब आपको पहले ऐसा मछुआरा ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं चाहिए, फिर उससे मछली लेनी पड़ेगी, फिर वो मछली शू मेकर को देनी पड़ेगी, तब जाकर आपको जूते मिलेंगे। तो ऐसे ट्रेड पॉसिबल था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड। एक प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में ये थी कि किसी भी प्रोडक्ट की फिक्स वैल्यू नहीं थी। जो भी दो पार्टीज ट्रेड करती थी अपनी जरूरत और डिमांड के हिसाब से जहां पर नेगोशिएट कर पाते थे कर लेते थे। दूसरी प्रॉब्लम थी स्टोरेज की। एक करेंसी वही वैल्यूएबल होती है जिसको आप स्टोर कर सको और मुश्किल टाइम आने पर उससे ट्रेड कर पाओ। यहाँ पे जो लोग गेहूं या चावल की खेती करते थे उनके पास ये एडवांटेज था कि वो अपनी फसल को स्टोर कर सकते थे और सारा साल भर उससे ट्रेड कर सकते थे। यही एडवांटेज उनके पास था, तो जूते चप्पल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लेकिन सोचिए, अगर कोई किसान टमाटर उगाता था तो टमाटर को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, कुछ दिनों बाद वह खराब हो जाएगा। तो टमाटर उगाने वाला किसान डिसएडवांटेज में रहता था। जब फसल कटती थी मार्केट में टमाटर की सप्लाई बहुत बढ़ जाती थी और किसान कोशिश करता था कि टमाटर खराब होने से पहले निकल जाए। इस वजह से कई बार उसे कम वैल्यू पर ट्रेड भी करना पड़ता था। यहीं से लोगों को समझ आया कि ट्रेड के लिए ऐसी चीजें ज्यादा यूजफुल हैं जो लंबे समय तक खराब ना हो और आसानी से कैरी हो सके और जिनकी डिमांड पूरे साल भर रहे। इसी सोच से पैदा हुई है कमोडिटी करेंसी। कमोडिटी करेंसी का मतलब है ऐसी चीजें जिसे लोग मनी की तरह यूज करते हैं, जैसे सोल्ट, एनिमल स्किन, वेपन या औजार। सोल्ट हर घर में यूज होता था। एनिमल स्किन से कपड़े, जूते और शेल्टर मटेरियल बनता था। वेपन और टूल्स हंटिंग, फार्मिंग और प्रोटेक्शन के लिए जरूरी थे। इन चीजों की डिमांड साल भर रहती थी। अगर लोगों को इन चीजों की जरूरत भी नहीं थी तो भी वो इन्हें खरीद कर रख लेते थे ताकि इनसे बाद में ट्रेड किया जा सके। इन चीजों को कमोडिटी मनी बोला गया। इसी पीरियड में कई जगह पर सी शेल्स भी करेंसी की तरह यूज किए गए। इंडिया में भी कौड़ी का यूज लंबे समय तक छोटे ट्रांजैक्शंस में होता रहा है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि मैं इसकी मैं फूटी कोड़ी भी ना दूं। कोड़ी एक तरह का सी शेल था। अगर कोड़ी फूट जाती थी तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती थी। यहीं से फूटी कोड़ी वाली कहावत पॉपुलर हुई है। लेकिन सी शेल्स के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो कई कोस्टल एरियाज में आसानी से अवेलेबल थे और मनी की वैल्यू तभी तक रहती है जब तक वह लिमिटेड हो। अगर कोई चीज बहुत आसानी से अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। इसीलिए ह्यूमंस धीरे धीरे ऐसी मनी की तरफ बढ़े जो लिमिटेड और ट्रस्टेड हो। यहीं से मेटल करेंसी की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। मेटल ने ट्रेड को बदल दिया। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ड्यूरेबल थे। इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता था। इन्हें मेल्ट करके दोबारा शेप दिया जा सकता था और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लिमिटेड थे। पहले मेटल मनी की वैल्यू उसके वेट से डिसाइड होती थी। अगर किसी के पास 10 ग्राम सिल्वर है तो उसकी वर्थ 10 ग्राम सिल्वर की थी। अगर किसी के पास 10 ग्राम कॉपर है तो उसकी वर्थ 10 ग्राम कॉपर थी। उस टाइम पर मेटल पर कुछ भी स्टैंप कर देने से उसकी वैल्यू नहीं बनती थी। वैल्यू मेटल की प्योरिटी और वेट से आती थी। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम, हर ट्रेड में मेटल को तोलना पड़ता था, उसकी प्योरिटी चेक करनी पड़ती थी, हर ट्रांजैक्शन में डाउट रहता था। तो ह्यूमंस को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें मेटल की वैल्यू फिक्स और ट्रस्टेड हो। तो आज से लगभग 2600 साल पहले लीडिया का एक किंग था एलियाटिस, जहां पे आज टर्की। ये जो एलियाटिस था इसने सबसे पहली मनी मिंट बनाई जिसमें इलेक्ट्रॉन से कॉइन प्रोड्यूस किए गए। ये सिल्वर और गोल्ड का मिक्सचर होता है और उनके ऊपर स्टैंप भी लगाए गए। अब किसी को कॉइन को तोलने की जरूरत नहीं थी। कॉइन पर रॉयल स्टैंप बताता था कि इसका वेट और प्योरिटी राजा की गारंटी। इस कॉइन में मेटल, स्टेट गारंटी, ट्रस्ट, तीन चीजें थी। यही मोमेंट था जब मनी सिर्फ कमोडिटी नहीं रही, मनी पॉलिटिकल हो गई। फिर धीरे धीरे दुनिया में जो रूलर्स थे
उनको करेंसी की वैल्यू पता चली कि जिसके पास ये मेटल कॉइन्स ज्यादा होंगे वो उतना ही पावरफुल होगा। तो दुनिया में जितने राजा थे वो सब कॉइन्स बनाने की रेस में लग गए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि ये जो गोल्ड और सिल्वर जैसी मेटल्स थी वो लिमिटेड और एक्सपेंसिव थी। वार्स एक्सपेंसिव थे, आर्मीज को पे करना था, एम्पायर चलाने थे। तो राजा ने इसके बाद कॉइन्स को पतला करना शुरू कर दिया। पहले कॉइन्स में 10 ग्राम सिल्वर था, बाद में रूलर्स ने इसमें 7 ग्राम सिल्वर और 3 ग्राम चीप मेटल मिलाना शुरू किया। फिर 5 ग्राम सिल्वर हुआ और उसके बाद और भी कम। कॉइन पर वही दिखता था लेकिन अंदर की रियल वैल्यू गिर चुकी थी। यहीं से मनी का इल्यूजन क्रिएट होता है। अब कॉइन की वैल्यू सिर्फ मेटल से डिसाइड नहीं हो रही थी, अब कॉइन की वैल्यू उस पर लिखे स्टैंप से डिसाइड होने लगी जो अथॉरिटीज ने उस पर लगाई थी। और यही मॉडर्न करेंसी की फाउंडेशन है, जो करेंसी आज हम यूज करते हैं। जैसे जैसे ट्रेड लोकल मार्केट से निकलकर इंटरनेशनल रूट्स तक पहुंचा, कॉइन के साथ नई प्रॉब्लम शुरू हुई। कॉइन्स हैवी थे, लार्ज पेमेंट्स के लिए बहुत सारे कॉइन्स कैरी करने पड़ते थे और दूसरा चोरी होने का भी डर रहता था। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए राजाओं ने IOU सर्टिफिकेट इशू करना शुरू किए। IOU का सिंपल मतलब है कि मुझ पे आपका उधार है, आप बाद में ये उधार वैल्यू वापस ले सकते हो। जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा तो ये IOU का चलन नॉर्मलाइज हो गया। ट्रेडर्स को जब दूसरे देशों में व्यापार करना होता था तो व्यापारी राजाओं से IOU सर्टिफिकेट लेके जाते थे और दूसरे किंगडम के व्यापारी भी इस सर्टिफिकेट पे भरोसा करते थे, क्योंकि इन सर्टिफिकेट पर राजाओं की स्टैंप लग कर आती थी। तो उनको भरोसा था कि जब भी उनको कॉइन चाहिए होंगे तो वो राजा से सर्टिफिकेट के बदले ले सकेंगे। और उस टाइम पे ये बात ठीक भी थी, क्योंकि असली वैल्यू कॉइन्स में थी। लेकिन धीरे धीरे IOU सर्टिफिकेट व्यापारियों के बीच ज्यादा चलने लगे और कॉइन्स की जरूरत कम पड़ने लगी। फिर ऐसा करते करते लोग कागज पर लिखे नंबर को ही उसकी वर्थ मानने लगे, जो कि पहले नहीं था। और आज वही IOU सर्टिफिकेट इवॉल्व होकर बैंक का नोट बना है। पहले किंग स्टैंप लगाया करते थे, आज गवर्नमेंट स्टैंप लगाती है। देखिए, कॉइन करेंसी जहां से स्टार्ट हुई थी तब 10 ग्राम सिल्वर कॉइन की वर्थ 10 ग्राम सिल्वर की थी और अब 10 ग्राम गोल्ड की वर्थ 1,50,000 रुपए की। ये मॉडर्न करेंसी का सबसे बड़ा इल्यूजन है। जैसे पहले राजा सोचते थे कि जिसके पास मेटल कॉइन्स होंगे वही उतनी पावर कंट्रोल करेगा, वैसे ही आज गवर्नमेंट भी मनी पावर को भली भांति जानती है और हमेशा से मनी जुटाने में लगे हैं, क्योंकि जिसके पास नोट ज्यादा होंगे वो उतना ही पावरफुल होगा। मॉडर्न नोट एक कंट्रोल्ड बिलीफ है और यही कंट्रोल्ड बिलीफ पूरी इकोनॉमी को चलाता है।